आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में। भारत का राष्ट्रपति हमारे देश में किसी भी देश को चलाने के लिए दोस्तों राष्ट्रपति चाहिए। क्यों दोस्तों? हमारे देश में नाम मात्र का राष्ट्रपति है, बल्कि हमारे राष्ट्रपति से ज्यादा तो कर्तव्य किसका ज्यादा शक्तिशाली कौन है? प्रधानमंत्री। जबकि दोस्तों दुनिया के किसी भी देश में जाकर देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि देश का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? राष्ट्रपति। और हमारे देश में नाम मात्र का राष्ट्रपति है, हमारे पूरे देश को कंट्रोल करती है तो प्रधानमंत्री। समझ रहे मेरे भाई? कमेंट वगैरह ना कर, स्टोरी को पूरा सुनिए, फिर बोलेगा सर नहीं समझ में आया। ठीक है, चलिए चुपचाप से सुनिए, चुपचाप से स्टोरी सुनिए। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस करेंगे और उसकी क्या क्या शक्तियां हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे पूरा विस्तार पूर्वक। सबसे पहले दोस्तों मेरा कहने का मकसद है कि राष्ट्रपति के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का सिर स्थान प्रधान है। कार्यपालिका का मतलब होता है दोस्तों जहां पे हमारा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधायिका होती है, सॉरी आपका कार्यपालिका होती है, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों प्रधान। यानी हमारा जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका के अंतर्गत हमारा प्रधानमंत्री भी आते हैं, लेकिन इनका जो हेड कहलाता है कार्यपालिका का, वो हमारा राष्ट्रपति कहलाता है भाई। ठीक है, सुनिएगा। तो भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का सिर स्थान है, यानी प्रधान होता है। भारतीय राष्ट्रपति ना केवल संविधान का संरक्षण है, भारत का राष्ट्रपति ना केवल संविधान का संरक्षण है, जी हाँ, भारत का राष्ट्रपति ना केवल संविधान का संरक्षण है, बल्कि दोस्तों भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद नंबर 53 में कहा गया कि भारत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी जितने सारे कानून होगी वो सारे कानून जब तक हमारे राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक दोस्तों वो कानून पास नहीं होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जितना भी चाहे कूद ले, हमारे देश के प्रधानमंत्री जितना भी चाहे कूद ले मेरे भाई, लेकिन हमारे देश का ये खासियत है जब तक हमारे देश का राष्ट्रपति सिग्नेचर ना करे वो कभी भी कोई भी बिल पास नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा। कहा गया मेरे भाई क्या अनुच्छेद नंबर 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद नंबर 52 जो हमारे अनुच्छेद नंबर 395 जो अनुच्छेद है उसका 53 भाग में कहा गया, सॉरी 52 भाग में, कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद नंबर अगर 53 की बात करें तो वहां पे लिखा है मेरे भाई कि भारत के संघ की समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। कोई भी काम हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, जब तक हमारे राष्ट्रपति सिग्नेचर ना करे तब तो वह बिल पास नहीं होगा। दूसरी बात, आप बोलिएगा कि सर क्या देश के प्रधानमंत्री मान के चलिए नोटबंदी कर दिया और हमारे देश के राष्ट्रपति बोलेगा कि नहीं, तो क्या पास होगा? नहीं पास होगा। लेकिन हमारे देश के राष्ट्रपति इतने डरे हुए रहते हैं प्रधानमंत्री से कि डर से क्या कर देते हैं मेरे भाई? सिग्नेचर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सिग्नेचर कर देते हैं। आइए सर, जिसका प्रयोग स्वयं अपने अधीनस्थ का पदाधिकारी के प्रयोग से करेगा। इससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्रपति भारतीय संसदीय प्रणाली में एकमात्र संवैधानिक प्रधान है जो प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करती है। और हमारा दोस्तों जो राष्ट्रपति है पूरा का पूरा प्रधानमंत्री के सलाह पर कार्य करती है। यानी दोस्तों अगर प्रधानमंत्री बोल दिए सुन हम अगर नियम बनाए हो, तू अगर हमरा अगर ना कभी ना कि बिल पास करबो, हम सच बताइए तो हम अगला चुनाव से ना जीता वो, अब राष्ट्रपति डर से सिग्नेचर कर देते, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव कौन करता है मेरे भाई? प्रधानमंत्री। तो डर से दोस्तों वो क्या कर देते हैं मेरे दोस्तों? सिग्नेचर कर देते हैं डर से, है ना। आइए सर राष्ट्रपति के पद के बारे में बात करते हैं। क्या मेरे भाई? राष्ट्रपति के पद के बारे में दोस्तों बात करते हैं मेरे दोस्तों। क्या मेरे भाई? राष्ट्रपति के पद के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक बात करेंगे। ठीक है, देखिए भारतीय राष्ट्रपति का पद एक महत्वपूर्ण पद है। भारत के राष्ट्रपति का जो पद है वो क्या है मेरे भाई? एक महत्वपूर्ण पद है। जो भारत का राष्ट्रपति देश का मुखिया और भारत का प्रथम नागरिक है। देश का मुखिया होता है और हमारे भारत देश का प्रधानमंत्री जो है दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। कंपटीशन के एग्जाम जब मैं बैठोगे ना तो कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो हमारा देश का राष्ट्रपति, और जिसे पूरे देश का मुखिया भी कहा जाता है। राष्ट्रपति के पास भारतीय सशस्त्र सेना की भी सर्वोच्च कमान होती है, चाहे वो थल सेना हो
जल सेना हो या वायु सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो या जल सेना हो, तीनों सेनाओं का कमांडर हमारा कौन होता है? राष्ट्रपति। मैं फिर से कह रहा हूं, नेवी हो, एयरफोर्स हो या इंडियन आर्मी हो, तीनों का कमांडर किसके पास होती है मेरे भाई? हमारे राष्ट्रपति के पास। जब चाहे मेरे दोस्तों तब से कोई भी नियम कानून ला सकते हैं। मेरे फिर से मैं कह रहा हूं कि हमारे जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। प्रधानमंत्री अगर कोई नियम बनाए, राष्ट्रपति अगर सिग्नेचर नहीं किया तो दोस्तों काना में फूसा फूसी करते हैं गए ए द्रौपदी मुर्मू तो की चाह ही गे तोरा अगला बार जीतना हो कि ना ना बताओ। तू ना जीतबी ना तोरा हम हराए देबो, तोरा हम हटाए देबो बाबू। याद रखिए, चुपचाप से तू 4 साल के जो अग्निवीर है ना ओटा में वोट डाल दिया, पास कर दिया बिलवा। ना तो देख दीदी तोरा एक बार तो हम चुनाव में जिताई दिलियो, अगला साल से हम तोरा ना जीताबोगे। याद रखिया। तो अब क्या कहते द्रौपदी मुर्मू? चुपके से जाकर सिग्नेचर कर देते, डर से, पद की डर है ना। आगे देखिए मेरे, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचन सदस्य के द्वारा चुने जाता है। अब हमारा जो राष्ट्रपति है वो दोस्तों किसके द्वारा चुना जाता है? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना साल का? भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है मेरे भाई? 5 साल का होता है। क्या सर मान के चलिए भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का है। सर भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल के दौरान अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गया तो राष्ट्रपति के कमान को कौन संभालेंगे? तो बताएंगे सर राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाती है किसी कारण वजह से तो उपराष्ट्रपति हमारे पद को संभालेंगे। कौन मेरे भाई? राष्ट्रपति के पद को कौन संभालेंगे? उपराष्ट्रपति। अब बात रही सर कि कितने दिन तक संभालेंगे। मान के चलिए हमारा राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है और 2 साल के बाद मर गया तो 3 साल तक क्या उपराष्ट्रपति कार्य पर रहेंगे? नहीं, 6 महीना के अंदर अंदर दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। ठीक है। अब बात रही सर कि मान के चलिए हमारे देश का राष्ट्रपति कहीं विदेश दौरे पर चले गए तो देश का सर्वोच्च पहला नागरिक कौन कहलाता है? उपराष्ट्रपति। क्योंकि राष्ट्रपति चले जाने के बाद हमारे देश को बागडोर को संभालते कौन है? तो बताएंगे सर उपराष्ट्रपति। ओके, कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। अगला क्वेश्चन पे आते सर। अब देखिए दोस्तों राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या पावर है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्या क्या पावर है मेरे भाई। तो भारत के राष्ट्रपति की शक्ति को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला अगर हम लोग बात करें तो सामान्य शक्ति। सामान्य शक्ति के अंतर्गत कौन आता है मेरे भाई? तो राष्ट्रपति के सामान्य कालीन शक्तियां तो हमारा सामान्य शक्ति है। राष्ट्रपति के संकटकालीन, संकट नहीं भाई, किसी के साथ शादी हो गया, एक संकटे हो गया अगर अच्छा बीबी नहीं मिला तो राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्ति है। आपातकाल की शक्ति तो राष्ट्रपति के सामान्य कालीन शक्ति है जो है वो 6 प्रकार का है। जी हाँ दोस्तों, कितने प्रकार का है? अरे बाप क्या हो गया भाई? 6 प्रकार का मेरे भाई। क्या 6 प्रकार का है? तो सर क्या क्या है? पहला कार्यपालिका संबंधित शक्तियां, विधायिका संबंधित शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, कूटनीति शक्तियां और सैन्य शक्तियां। ये 6 शक्तियां आती है हमारा सामान्य शक्ति में। किसमें मेरे भाई? सामान्य शक्ति में ये 6 प्रकार की शक्तियां आती है भाई। ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हमारा पहला आता है कार्यपालिका की शक्तियां। क्या मेरे भाई? कार्यपालिका की शक्तियां। आइए सर कार्यपालिका की शक्तियां के बारे में बात करते हैं। भारत का संविधान संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान करता है। यानी कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं, कार्यपालिका का जो लीडर है वो लीडर के रूप में कौन काम करता है? हमारे देश के राष्ट्रपति। ठीक है, हमारे देश के राष्ट्रपति। वह प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति ही दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है। फिर भी दोस्तों राष्ट्रपति डरा हुआ रहता है। सोचिए हमारे देश की स्थिति क्या है भाई, है ना। तो वह प्रधानमंत्री को नियुक्ति करता है जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी का अथवा पार्टियों के ऐसे समूह का नेता होता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होती है। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो कहां से होता है, लोकसभा या राज्यसभा से, तो चिल्ला चिल्ला के दोस्तों आप लोग बोलिएगा कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होता है वो लोकसभा से होता है। लोकसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित जो होती है वो होता है। बोलेगा सर कैसे होता है प्रधानमंत्री? तो 545 सीट होती है हमारे लोकसभा में। 545 का अगर आधा करेंगे दोस्तों तो हमारा कितना हो जाएगा? मान के चलिए दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा मेरे भाई? 273। तो जो भी पार्टी 273 सीट लाएंगे वही पार्टी का सदस्य दोस्तों प्रधानमंत्री बन जाएंगे।
इस बात को याद रखिएगा। 545 सीट होती है हमारे लोकसभा में। कोई भी पार्टी दोस्तों अगर 273 सीट लाते हैं तो वो देश का प्रधानमंत्री बन जाएंगे। मेरे बात को गौर से सुनिएगा। अब क्या हुआ मेरे दोस्तों, मान के चलिए कि सर एगो पार्टी ने लाया कितना सीट, तो बताएंगे सर एगो पार्टी ने लाया, मान के चलिए मेरे भाई 260 को सीट लाया, ठीक है। अब मेरे दोस्तों अगर मैं आप लोगों को 545 में से 260 को माइनस करूं तो 5, 8 और 2, 285 सीट है। अब अन्य दल मेरे बहुत तो क्या करती है 285 सीट में, मान के चलिए भाजपा सॉरी हमारा आरजेडी लाता है 100 को सीट, और मान के चलिए दोस्तों 185 सीट लाता है मेरे भाई कौन, तो बताएंगे सर 185 सीट लाता है मान के चलिए कांग्रेस, ठीक है। और 260 सीट कौन लाता है भाई, बीजेपी। जी हाँ, बीजेपी 260 सीट लाता है। अब मेरे भाई यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रश्न उठती है कि इसमें से कौन सी पार्टी जीतेगी। 3 को पार्टी है, एगो आरजेडी है, गौर से सुनिएगा मेरे भाई, एगो हमारा आरजेडी पार्टी है, देखिए एगो हमारा क्या है मेरे भाई आरजेडी पार्टी है, ठीक है। एगो बताएंगे सर हमारा आरजेडी पार्टी है, एक हमारा कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, एक हमारा कांग्रेस पार्टी है, एक हमारा बीजेपी है। तो सारा स्टूडेंट्स कहेंगे सर जो ज्यादा सीट लाया है वही तो जीतेगा मेरे भाई। मैं भी बोलूंगा जी सर हाँ, ताकि सर गठबंधन के माध्यम से भी ये दोनों जीत जाएंगे। अब क्या हुआ देखो, ये दोनों विचार किया, दोनों में चर्चा किया कि देखो बीजेपी को हटाना है, वोट चोरी कर रहा है, इन लोग को हटाना है। ये दोनों क्या किया मेरे भाई, गठबंधन बना लिया, गठबंधन। तो याद रखिएगा जब भी 2 या 2 से अधिक पार्टी आपस में मिल जाते हैं तो गठबंधन कहलाता है। तो दोनों मिल गया, कितना सीट मिल गया मेरे भाई 285। अब 285 सीट और इसके पास कितना है 260, ये हार गया, ये बीजेपी जीत गया, सॉरी कांग्रेस और आरजेडी जीत गए थे। इसमें कांग्रेस ना तो कांग्रेस जीता है और ना ही आरजेडी जीता है, जीता कौन है, गठबंधन। जैसे हमारे देश में अभी गठबंधन की सरकार चल रही है, ना कि बीजेपी की सरकार, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों यही चीज कह रहा था, मैं बहुत डीपली में ले चला गया था मेरे भाई, इतना डीपली नहीं पढ़ना आप लोगों को। देखिए मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे भारत को भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी का अथवा पार्टियों के ऐसे समूह का नेता होता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति होता है, और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्री की नियुक्ति करता है कौन दोस्तों, राष्ट्रपति। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, याद रखिएगा। वह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। जैसे प्रधानमंत्री बोलेंगे कि किन्हें विदेश मंत्री बनाया जाएगा, प्रधानमंत्री बोलेंगे कि इन्हें विदेश मंत्री बनाया जाएगा, ये सलाह देगा कौन दोस्तों, हमारे राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति जिसको चाहे उसको बना लेंगे। और उस समय प्रधानमंत्री जिनको चाहेंगे उसी को नियुक्त कर लेंगे भाई, ठीक है। आगे देखिए मेरे भाई, इसी तरह शिक्षा मंत्री का भी होता है ना, कृषि मंत्री का भी होता है, खेल मंत्री का भी होता है, ऐसा ही। आगे कहता है मेरे प्रशासन का औपचारिक मुखिया होने के कारण संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां में राज्यों के राज्यपाल, महान्यवादी यानी अटॉर्नी जनरल, उसके बाद महापाल लेखा परीक्षण, राजदूत एवं उच्च आयुक्त तथा संघीय क्षेत्र जो आईपीएस बनता है ना, ये हमारा राष्ट्रपति के द्वारा ही बनता है मेरे भाई। संघीय क्षेत्र के प्रशासन के नियुक्त करने की शक्तियां भी शामिल है। हमारे राष्ट्रपति के पास किसको किसको चुनने की शक्तियां है, तो बताएंगे सर राज्यपाल को चुन सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को चुन सकता है, राष्ट्रपति मेरे दोस्तों महान्यवादी यानी अटॉर्नी जनरल को चयन कर सकता है, महालेखा परीक्षण एग्जाम जो कलेक्ट कराता है, एग्जाम बड़े बड़े एग्जाम को जो कलेक्ट करवाता है हमारा महालेखा परीक्षण, राजदूत कोई अगर विदेश जाना चाहते हैं तो उनका कलेक्ट करवाता है। ये सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है, क्या मेरे भाई, ये सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है। यह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। यानी दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लोक सेवा आयोग मतलब दोस्तों हमारा जो आईपीएस, जो हमारा आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, जो हमारा आईएएस का एग्जाम देते हैं, यूपीएससी का जो एग्जाम देती है, इससे सिलेक्शन करने का अधिकार होता है। किससे सिलेक्शन करने का अधिकार होता है, तो बताएंगे सर राष्ट्रपति का, ठीक है। यह संघ लोकसभा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हमारा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने का जो परमिशन होता है, जो पावर होती है, वो हमारा प्रेसिडेंट का होता है, यानी हमारा देश का राष्ट्रपति के पास होती है।
तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इन दिस द पॉइंट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ चुका है कि सर हमारा प्रेसिडेंट का काम क्या क्या है और इनके पावर कितना है। अगला बात करें सर विधायिका, तो दोस्तों संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलकर होता है। और मैं एक टॉपिक लेकर आऊंगा दोस्तों, लोकसभा का अलग, राज्यसभा का अलग, और अभी तो हम लोग राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस ही कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। तो संसद का गठन जो होती है वो 3 भागों से होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने का अधिकार है, 1 साल में कम से कम 2 बार, याद रखिएगा। एगो दोस्तों आप लोग सबसे पहले तो ये जान लीजिए मेरे भाई, ये जो हमारा पार्लियामेंट है, जो हमारा संसद है दोस्तों, ये संसद को हम लोग 2 भागों में 3 भागों में बांटते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और हमारा राष्ट्रपति, जिसे हम लोग प्रेसिडेंट बोलते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा को संसद में जो बुलाने का कार्य करती है वो कौन करता है मेरे भाई, तो बताएंगे सर हमारा काम करता है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, याद रखिएगा। और साल भर में कम से कम दोस्तों 2 बार बुलाना होगा, कितने बार, साल भर में कम से कम 2 बार बुलाना होगा, ठीक है। अब आते सर वित्तीय शक्ति, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, वित्तीय शक्ति राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष का मतलब होता है दोस्तों हमारा फाइनेंस ईयर, यानी मेरे भाई 1 अप्रैल, जी हाँ 1 अप्रैल टू PRIL, अप्रैल टू, याद रखिएगा दोस्तों 1 अप्रैल टू कितना मेरे भाई, तो 31 मार्च, क्या मेरे भाई 31 मार्च। इसके जो हमारा बजट होती है ना दोस्तों, ये बजट पेश करने का भी दोस्तों, बजट को सिग्नेचर करने का भी पावर हमारे किसके पास होती है, तो बताएंगे सर राष्ट्रपति का, किसके पास, राष्ट्रपति के पास। तो आइए से थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को विजिबल हो सके सही तरीके से, ठीक है। आप आगे देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पास क्या कह रहा है भाई। तो राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के शुरुआत में संसद के दोनों सदनों के सामने भारत सरकार की उस वर्ष के आय और व्यय का विवरण, वित्तीय वर्ष बजट की संसद के समक्ष रखते हैं। मेरे दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बजट का जो पेश किया जाता है वो कौन सा आर्टिकल्स में कहा गया है, तो बताएंगे सर आर्टिकल्स नंबर 112 में। और दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूंगा, गौर से सुनिएगा, हमारा जो देश में दोस्तों 1 अप्रैल, जी हाँ 1 अप्रैल टू जो हमारा 31 मार्च तक चलती है मेरे भाई, 31 मार्च तक जो हमारा देश में जितने सारे कमाई हुआ है, कितना सारा हमारे देश ने इन्वेस्ट किया है, कितना व्यय हुई है, कितना खर्चा हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, ये सारा डाटा हमारे देश के राष्ट्रपति संसद में दोस्तों पेश करते हैं और बताते हैं कि देखो इस बार मैंने कृषि के क्षेत्र में इतना खर्चा किया, इस बार एजुकेशन में इतना, इस बार हेल्थ में इतना, स्वास्थ्य में इतना खर्चा किए, खेल में इतना खर्चा किए, सड़क के निर्माण में इतना खर्चा किए, फलना ढकना में इतना खर्चा किए। और उन सब को खर्चा करने के बाद मैंने 20 लाख रुपया खर्चा किया था पढ़ाई में, मुझे वहां से 21 लाख मिला, यानी 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। यानी दोस्तों जितना इन्वेस्ट किया और जितना अर्निंग हुई, ये सारा डाटा पेश करवाता है कहां पे मेरे भाई, पार्लियामेंट में, कहां, पार्लियामेंट में। और इसी को बोलते हैं मेरे भाई क्या, बजट, क्या बजट। और वित्त मंत्री बजट को पेश करते हैं, वित्त मंत्री बजट को पेश करते हैं जरूर, लेकिन दोस्तों सिग्नेचर किसका होता है, देश का राष्ट्रपति, ठीक है। कोई भी धन विधेयक, वित्त विधेयक और अनुदान मांगे बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना लोकसभा में नहीं लाया जा सकता है। आप बोलेगा कि मैं मन मुताबिक कोई भी बात को मैं संसद में रख दूंगा और राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देंगे, वैसा नहीं है। राष्ट्रपति जिसे चाहे वहीं पे दोस्तों वो सामान को सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। आगे देखिए मेरे भाई, आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, एक एक पॉइंट को समझने के प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, अब हमारा आता है सर राष्ट्रपति को एक वित्तीय आयोग, याद रखिए दोस्तों राष्ट्रपति को एक वित्तीय आयोग यानी फाइनेंस कमीशन नियुक्त करने का भी अधिकार है। वित्तीय आयोग दोस्तों, ये जो वित्तीय आयोग होती है ना भाई, जिसे हम लोग फाइनेंस कमीशन बोलते हैं, ये नियुक्त करने का अधिकार किसको होता है मेरे भाई, राष्ट्रपति को। ये आर्टिकल नंबर 280 में बताएगा, किसमें बताएगा मेरे भाई, आर्टिकल नंबर 280 में क्या किया गया मेरे भाई, बताया गया है, ठीक है। आइए सर अगला क्या शक्ति है मेरे भाई, न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति का मतलब होता है दोस्तों न्याय दिलाने का शक्ति हमारे राष्ट्रपति के पास होते हैं, क्या मेरे भाई, राष्ट्रपति के पास होते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि जब हमारे सुप्रीम कोर्ट
जब भी दोस्तों कोई डिसीजन दे देते हैं तो हमारे देश का अंतिम निर्णय कहलाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दिया है तो वह व्यक्ति फांसी की सजा सुनते ही बेहोश हो जाते हैं। जी हाँ, आपको अगर बता दिया जाए कि आपका भी इस जुर्म के कारण आपकी फांसी होगी 28 सितंबर को, आपके में भी अंदर में दोस्तों एक खलबली मचेगी। लेकिन जैसे ही दोस्तों हमारे देश के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को फांसी की सजा सुनाते हैं तो उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है और उनके पास ये अवसर है कि वो अपने बात को अपने राष्ट्रपति के सामने रख सकते हैं। कहेंगे राष्ट्रपति जी मैंने ये जुर्म किया और ये जुर्म का सजा मुझे 10 साल से मिल गया और फिर भी बोल रहा है कि मुझे फांसी दिया जाए। आप ही बताइए राष्ट्रपति जी, ऐसा कोई न्याय है क्या? मेरा घर में भी तो बाल बच्चा है, मेरे बाल बच्चा को पढ़ाएगा लिखाएगा कौन? इस तरह से समझाने के बाद राष्ट्रपति एक चिंता करते हैं, अरे भाई ये लड़का तो सही बोल रहा है, इन्होंने जो जुर्म किया इसे तो 2 साल 10 साल तक तो सजा भोगना पड़ा है, फिर इसे मौत की सजा क्यों? उस समय दोस्तों अगर राष्ट्रपति कह देंगे कि नहीं आपका जो फांसी की सजा है वो रद्द किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की बात को दोस्तों रद्द किया जाएगा। समझ रहे हो बात को? यही कहा गया मेरे भाई। क्या क्या न्यायिक शक्ति है हमारा राष्ट्रपति के पास? सुनिए, तो राज्य का प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति के पास कुछ निश्चित न्यायिक शक्तियां होती है। किसी अपराध में दंडित किसी व्यक्ति को क्षमा करने अथवा उसके दंड को कम करने की उसको शक्ति प्राप्त होती है। जैसे मान के चलो दोस्तों, मान के चलिए मैं किसी के सामान चोरी कर लिया हूं, सुप्रीम कोर्ट मुझे कहा कि आपका 10 साल की सजा, मैं सजा को लेकर जाऊंगा अपने राष्ट्रपति के पास, बताऊंगा कि देखो मैडम जी, मतलब राष्ट्रपति जी मैंने सिर्फ चोरी किया है और इसके लिए मुझे 10 साल की सजा दिया जा रहा है। जबकि एक व्यक्ति है जो सुसाइड किया है और उन्हें 2 साल की सजा दिया गया है, ये तो अन्याय हो रही ना। तो राष्ट्रपति उसकी सजा को कम कर सकता है। उदाहरण के लिए किसी अदालत अथवा सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित किसी अपराधी की सजा को स्थगित कर सकते हैं, रोक भी सकता है। हमारा राष्ट्रपति इतना पावर है, माफ भी कर सकता है और कम भी कर सकता है। ये सारे पावर हमारे देश के राष्ट्रपति के पास है। क्या मेरे भाई? हमारे देश के राष्ट्रपति के पास है। अगला बात करें सर कूटनीति शक्तियां, क्या मेरे सिर अब बात करेंगे मेरे दोस्तों कूटनीति की शक्तियां। क्या कूटनीति की शक्तियां? राष्ट्रपति के पास किसी मान्यवादी राज्यों के राज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग, जैसे दोस्तों जेपीएससी होता है, बीपीएससी होता है, यूपीएससी होता है, उसके अध्यक्ष तथा सदस्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तथा अन्य न्यायाधीश यानी हमारा हाई कोर्ट का हो गया या सुप्रीम कोर्ट का कोई और न्यायालय जो न्यायाधीश हो गए, है ना। चुनाव आयुक्त, हमारे इलेक्शन कमीशन तथा चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाने की शक्ति है। हमारे राज्यपाल के पास, हमारे देश के राष्ट्रपति के पास इतनी ताकत है मेरे दोस्तों कि हमारे देश के हमारे राज्य के जो राज्यपाल है उसे भी हटा सकता है उनके पद से। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनको भी हटा सकता है, जो अन्य न्यायाधीश है उनको भी हटा सकता है, जो जेपीएससी का, बीपीएससी का, यूपीएससी का जो मेन चेयरमैन है उसको भी हटा सकता है। इतने पावर होती है दोस्तों किसके पास? हमारे राष्ट्रपति के पास। ठीक है, आइए सर बात करते हैं दोस्तों अगला पॉइंट पे। अगला जो हमारा पॉइंट है, अगला पॉइंट है मेरे भाई सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति का मतलब होता है दोस्तों सोल्जर का पावर। जी हाँ, गौर से देखिएगा मेरे भाई, सैन्य शक्ति। राष्ट्रपति शास्त्र सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। मैंने आपको बताया, थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो, ये तीनों सेनाओं का कमांडर कौन कहलाता है मेरे भाई? तो बताएंगे सर ये तीनों सेनाओं को जो हमारा कमांडर है वो हमारे देश का राष्ट्रपति कहलाता है। ठीक है, तथा सेना के तीनों अंगोथल यानी तीनों अंगों, सटा के लिख दिया मेरे भाई, तीनों अंगों थल सेना, वायु सेना और जल सेना के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? हमारा राष्ट्रपति ही करता है। तो मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि मैंने अभी आप लोगों को जो 3 चीज बताया, यहाँ पे गौर कीजिएगा कि हमारा जो, जी हाँ यहाँ पे गौर कीजिएगा, हमारा जो राष्ट्रपति इसकी 2 प्रकार की शक्तियां होती है, एक हमारा सामान्य शक्तियां होती है और एक हमारा तो सर आपातकालीन शक्तियां होती है। तो मैंने अभी आप लोगों को जो 6 प्रकार के सामान्य शक्तियां बताया मेरे भाई, वो उम्मीद है मेरे दोस्तों कि आप लोगों को बहुत तगड़ा तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोगों का 6 पॉइंट फिलहाल आप लोग 1 मिनट के लिए बताएंगे कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं, और दोस्तों मजा आ रही है या नहीं क्लास में। बहुत ही डीपली तरीके से मैं बता दिया दोस्तों, इतना डीपली एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। फिलहाल आप लोग बताइए मेरे भाई यहाँ तक समझ में आया या नहीं, ईमानदारी पूर्वक जल्दी से प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। मैं 1 मिनट के लिए खोलूंगा भाई, फिर बंद कर दूंगा भाई, जल्दी कीजिए जल्दी। मेरी स्क्रीन बंद है इसलिए मैं दौड़ दौड़ कर यहाँ पे आ रहा आप लोगों को कमेंट देखने के लिए। मजा आ रही है ना मेरे दोस्तों क्लास में? समझ आ गया ना? चलिए गुरु जी, मनमोहन समझ में आ गया ना?
अब बात करते हैं सर आपातकालीन स्थिति। आप लोगों को पता है दोस्तों, हमारे देश में 3 प्रकार की आपातकाल होती है, याद रखिएगा। कितना प्रकार? 3 प्रकार की आपातकाल होती है। मजा आ रही है ना? कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है ना? कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है ना दोस्त? उम्मीद करें ना मेरे भाई कि मजे तरीके से आप लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए गुरु जी, आइए सर बात करते हैं मेरे दोस्तों अगला पॉइंट पे। हाँ, अगला पॉइंट है मेरे भाई क्या? तो अगला पॉइंट है मेरे दोस्तों क्या? तो बताएंगे सर, अगला पॉइंट है हमारा आपका भारत के राष्ट्रपति संकटकालीन आपातकाल। सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए दोस्तों कि आपातकाल की स्थिति कहां से लिया गया है, किसी देश के संविधान से लिया गया है? तो बताएंगे सर आपातकाल की स्थिति हमारे जर्मनी के संविधान से लिया गया है ना? तो आपातकाल दोस्तों 3 टाइप का होता है। पहला अगर बात करें दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा की बात करें राष्ट्रपति शासन, और तीसरा बात करें वित्तीय आपातकाल। जल्दी जल्दी पढ़िए, बहुत जबरदस्त बिजली चमकती है, और जब बिजली चमकती है तो मैं रिस्क नहीं लेता हूँ पढ़ाई के दौरान में, ठीक है? स्टूडेंट्स कितना भी नाराज क्यों ना हो जाए, क्योंकि हमारे पास इतने पैसा नहीं है कि बोर्ड खराब हो जाए तो मैं इसको ठीक करा सकूं, ठीक है? बुरा मत मानिएगा मेरे भाई। तो तीनों के बारे में दोस्तों आइए बात करते हैं। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, जो हमारे देश में होता है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल कौन सा अनुच्छेद में बताया गया मेरे भाई? अनुच्छेद नंबर 352 में, याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है यदि भारत या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की सुरक्षा को युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा हो। मान के चलिए दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल लगता कब है सर? सबसे बड़ी प्रश्न आती है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगती कब है? तो दोस्तों जब हमारे देश को लगने लगेगा कि अब हमारे विदेशी वालों ने आक्रमण करने वाला है, हमारे देश के आर्थिक नुकसान होने वाले हैं, तब हमारे देश के राष्ट्रपति दोस्तों लगा देंगे क्या? वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद नंबर 352 आर्टिकल नंबर 352 के तहत दोस्तों हमारे देश में लगा देंगे क्या? तो बताएंगे सर हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा देंगे। ये राष्ट्रीय आपातकाल कब होती है? जब दो देशों के बीच में युद्ध चलता है ना? उसके बाद दोस्तों जब हमारे देश में आंतरिक गड़बड़ी आ जाती है, तब भी दोस्तों ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से लिखित अनुशंसा प्राप्त होने पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का अधिकार है। मंत्रिपरिषद जो होती है हमारा, याद रखिए, मंत्रिपरिषद मतलब होता है दोस्तों, मंत्रिपरिषद के अंदर में हमारे देश के प्रधानमंत्री हो गया, या हमारे उससे लेवल में जो जो मंत्री आती है दोस्तों, वो सारे मंत्री के परामर्श से लिखित में जब अनुशंसा मिलती है तो राष्ट्रपति दोस्तों हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर देते हैं। अब दोस्तों याद रखिएगा, हमारे देश में अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है। जी हाँ, हमारे देश में दोस्तों 3 बार हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है। और कब कब लागू हुआ है मेरे भाई? गौर से देखिएगा, हमारे देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है। कब कब लागू हुआ है सर? गौर से देखिएगा। पहला, भारत चीन युद्ध जब हमारा 26 अक्टूबर 1962 को चल रहा था दिन, तब दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के परामर्श पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लगा दिया था। पहला कब? भारत चीन युद्ध 1962 में, ठीक है? 1962 में दोस्तों पहला हमारा राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 को लगता है, और आंतरिक अशांति के कारण 1975 में लगता है दोस्तों। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने लगा दिया था कि आंतरिक अशांति के कारण, याद रखिए दोस्तों, काम करने से रोक रहा था। ये मैंने आप लोगों को क्लास 12 में बहुत सुंदर तरीके से डिस्कस करवाया था, शायद आप लोगों को अगर याद होगा तो, ठीक है? तो मेरे दोस्तों ये 3 प्रकार के जो युद्ध है जिस कारण से हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया गया था, ठीक है? आइए सर अगला, राष्ट्रपति शासन क्या है सर? अब हम लोग बात करेंगे सर हमारा राष्ट्रपति शासन क्या है सर। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 356, अभी हम लोग जो डिस्कस किए थे वो 352 था, ये हमारा कितना मेरे भाई? 356। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 356 के तहत राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन किसी राज्य सरकार के संवैधानिक प्रावधान के अनुसार कार्य में असमर्थता की स्थिति में किसी राज्य में सीधे केंद्र सरकार का शासन लागू करना राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है। नहीं समझ में आया सर आखिर आपने क्या कहा राष्ट्रपति शासन के बारे में? तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन उसे कहा जाता है जब हमारे राष्ट्रपति को लगे कि किसी भी राज्य में, यह राज्य की बात होती है पूरे देश की नहीं, किसी भी राज्य में दोस्तों लगेगा कि हमारे जो संविधान है वो संविधान के खिलाफ काम कर रही है। हमारे राष्ट्रपति को लगेगा कि जो हमारे संविधान का जो नियम है, दायरा है, वो कभी कभी कोई देश, कोई राज्य जो है दोस्तों क्या होती है, वो अपने मन मुताबिक काम करने लगते हैं, तब दोस्तों हमारे देश के राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं। आर्टिकल
6 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने का मतलब होता है दोस्तों कि अब राज्य सरकार का कंट्रोल सीधा राष्ट्रपति के हाथ में होगी। इसमें ना तो राज्यपाल का कोई खेल होगा और ना ही मुख्यमंत्री का कोई खेल होगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा और ना उसका दोस्तों काम करने का मौका भी मिलेगी। तो दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रपति शासन का मतलब होता है ये कब पूरे देश में नहीं लागू होता है, ये सिर्फ और सिर्फ राज्य में लागू होता है। और ये जब राज्य में लागू होता है दोस्तों तो उस राज्य की हमारा मुख्यमंत्री और राज्यपाल की शक्ति दोस्तों समाप्त हो जाती है और उस राज्य का डायरेक्ट कंट्रोल हमारे देश के राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है, केंद्र सरकार के पास। जब किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है मेरे भाई? भंग हो जाती है और मुख्यमंत्री का कार्यकाल खाली हो जाता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरी तरह से क्या हो जाता है मेरे भाई? खाली हो जाती है। पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में 1951 में लागू लगाया गया था। सबसे अधिक बार मणिपुर में लागू किया गया है, सबसे ज्यादा दोस्तों मणिपुर में। लेकिन पहली बार कहां पे लगाया गया है तो बताएंगे सर पंजाब में। पहली बार कहां पे लगाया गया है मेरे भाई? पंजाब में 1951 में। हमारे देश में कई बार दोस्तों राष्ट्रपति शासन लागू हो चुकी है। जी हाँ, हमारे देश में कई बार दोस्तों राष्ट्रपति शासन लागू हो चुकी है, लेकिन पहली बार अगर पूछे तो पंजाब में बताएंगे दोस्तों 1951 में। मुझे उम्मीद है मेरे दोस्तों कि आप लोगों को राष्ट्रपति शासन और दोस्तों अभी हम लोग जो डिस्कस किए राष्ट्रीय आपातकाल, ये दोनों पॉइंट के बारे में आप लोगों को बहुत सुंदर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सर वित्तीय आपातकाल क्या है। अब पॉइंट पे बात करते सर हमारा वित्तीय आपातकाल क्या है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि देश की आर्थिक स्थिति खतरा में है, अब हमारे देश के राष्ट्रपति को लगे कि हमारे देश में दोस्तों हमारे देश का आर्थिक स्थिति कमाने की जो जरिया है वो पूरी तरह से डगमगा रही है, ये खराब होने वाला है, तब दोस्तों वह अनुच्छेद नंबर 360, जी हाँ अनुच्छेद नंबर 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। इस तरह के फैसले को संसद दोनों सदन के समक्ष रखा जाना चाहिए। यानी दोस्तों जो हमारा पार्लियामेंट होती है ये तो हमारा दोस्तों देश के पूरा बात कर रही है, ये हमारे पूरे देश की बात कर रही है, तो उसमें हमारा लोकसभा भी होना चाहिए, राज्यसभा भी होना चाहिए और प्रेसिडेंट भी होना चाहिए। तीनों का राय होगी तभी दोस्तों देश में वित्तीय आपातकाल लागू होती है। आप बोलेंगे राष्ट्रपति आपने मन से लगा दे, ऐसा होगा नहीं भाई, ठीक है। तो दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना चाहिए और उन्हें 2 महीने के भीतर एक प्रस्ताव पारित इस करके इसे मंजूरी प्रदान करनी होगी, तब जाकर दोस्तों हमारे देश में हमारे वित्तीय आपातकाल की लागू होगी। फिलहाल बताइए दोस्तों क्या आप लोगों को राष्ट्रपति के बारे में पूरी तरह से समझ में आया है या नहीं? बताएं मेरे दोस्त, सब सो रहा है, समझ में आया या नहीं बताएं मेरे दोस्तों। क्या राष्ट्रपति आपातकाल के बारे में जो मैंने समझाया वो सारी चीज आप लोगों को समझ में आई? बताएं मेरे दोस्तों, आ गया बहुत अच्छे से? पक्का? मतलब मैं बिलीव करूं ना कि आप लोगों को बहुत सुंदर तरीके से राष्ट्रपति के बारे में समझ में आ गया होगा सर। चलिए गुरुजी, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात रही कि सर राष्ट्रपति के बारे में अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो हम लोगों को एक क्लास होगी दोस्तों, एक दिन एक क्लास होगा, मैं कोशिश करूंगा वह क्लास कंटिन्यू चले और उस दिन दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि राष्ट्रपति से संबंधित किस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। फिलहाल दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि मेरे दोस्तों हमारा जो क्लास है वो और राष्ट्रपति में इतना ही हम लोगों को पढ़ना है भाई, ठीक है। और बिजली भी चमक रही है इसलिए मैंने नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ। बस याद रखेगा मेरे दोस्तों कि हमारा जो क्लास है वो हमारा मंडे टू सैटरडे होती है। लव यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, अपना माँ बाप का ध्यान रखिए और पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा दोस्तों फोकस कीजिए, ठीक है।